Welcome back guys to my YouTube channel Vidya Mandir. So today we are going to study about the 11th chapter of our science book, that is force and laws of motion. इस चैप्टर को प्रिपेयर किया है मैंने, मिस ड्रोन शर्मा। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं फोर्स का हमारी लाइफ में किस तरह से इफेक्ट आता है। देर ना करते हुए हम आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं कि फोर्स क्या है। आप अपनी स्क्रीन पे पिक्चर देख रहे हैं कि एक बॉडी बिल्डर जब बारबेल को उठाता है तो पहले उसे वो पुल करता है, देन पुश करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। आप स्क्रीन पे एक और पिक्चर देख रहे हैं जिसमें कुछ लोग कार को पुश कर रहे हैं जिससे वो कार आगे बढ़ पा रही है, मीन्स कार को वो फोर्स लगा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स एक एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है जिसकी वजह से किसी भी बॉडी की स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आ जाता है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, उसकी शेप चेंज हो जाती है, साइज भी चेंज हो जाता है, या फिर मोशन वाली बॉडी रेस्ट पे आ जाती है। तो इन सब का रीज़न है फोर्स। अब हम समझ लेते हैं कि व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स क्या क्या कर सकती है। फोर्स किसी भी चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोक सकती है या किसी रुके हुए ऑब्जेक्ट को चला सकती है। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को फोर्स चेंज भी कर सकती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकती है। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, टू सिबलिंग्स आर प्लेइंग विद बॉल। एंड नेक्स्ट है कि फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप और साइज को भी चेंज कर सकती है। सो गाइस हम आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं बैलेंस फोर्स की। आप स्क्रीन पर एक इमेज देख रहे हैं जिसमें एक रस्सी को पकड़कर एक लेडी एंड हॉर्स दोनों पुल कर रहे हैं। क्योंकि ये रस्सी किसी एक तरफ ना जाकर बीच में ही रुकी हुई है, ना ही उसको लेडी पुल कर पा रही है अपनी तरफ, ना ही हॉर्स पुल कर पा रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर बैलेंस्ड फोर्स है। तो हम कह सकते हैं जब दो फोर्स एक्ट करती हैं किसी भी बॉडी पर ऑपोजिट डायरेक्शन में, तब दोनों फोर्स इक्वल होती हैं और उनकी जो रिजल्टेंट फोर्स होती है, मीन्स टू से जो उनकी नेट फोर्स होती है वो जीरो होती है। तो ऐसी फोर्सेस को कहते हैं हम बैलेंस्ड फोर्सेस। इसको हम एक एक्टिविटी की हेल्प से समझ सकते हैं कि एक बॉक्स जो अपनी फोर्स के साथ आ रहा था, जैसे ही हम उस पर एक इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं तो वो रुक जाता है। दैट मीन्स फोर्सेज आर बैलेंस्ड फोर्सेज। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेज की। आप अपनी स्क्रीन पर एक सीसो की इमेज देख रहे हैं जिसके दोनों एंड पर टू कार्स हैं। जब एक एंड पर एक और कार आ जाती है तो वो सीसो की साइड नीचे की तरफ झुक जाती है। इसका मतलब कि इस साइड पर, इस एंड पर फोर्स ज़्यादा हो चुकी है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि जब दो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती हैं और दोनों ही फोर्सेस अनइक्वल होती हैं, तो इसको हम कह सकते हैं कि जब दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं किसी भी बॉडी पर ऑपोजिट डायरेक्शन में और दोनों ही फोर्सेस अनइक्वल हैं, तब उनकी रिजल्टेंट फोर्स जो होगी, मीन्स जो नेट फोर्स होगी वो नॉन जीरो होगी, उसकी कोई ना कोई एक वैल्यू होगी, और इस तरह की फोर्सेस को हम अनबैलेंस्ड फोर्सेस कहते हैं। इसको समझने के लिए कि जब दोनों तरफ की फोर्सेस इक्वल हैं तो वो बैलेंस्ड फोर्स होगा, और जब एक तरफ फोर्स ज़्यादा हो दूसरी तरफ कम हो तो वो होगा अनबैलेंस्ड फोर्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ फोर्स होगा आपका फ्रिक्शन फोर्स, जिसको हम अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। ये एक ऐसी फोर्स है जब किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन किसी सरफेस पे अपोज किया जाता है, तो वो अपोजिशन जो होता है वो किया जाता है फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा। इसको समझने के लिए अपनी स्क्रीन पर देखते हैं कि एक ग्रास फील्ड है। जब इसके ऊपर कोई भी बॉल थ्रो की जाती है तो वो कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद रेस्ट पर आ जाती है। तो इसके रेस्ट पे आने का रीज़न है कि ग्रास फील्ड ने एक ऑपोजिट फोर्स लगाई है जिस वजह से बॉल का मोशन रेस्ट पर आ गया। गाइस हम जानते हैं जब हम साइकिल पर पैडल मारते हैं तो साइकिल आगे चलती रहती है, लेकिन जब हम पैडल मारना छोड़ देते हैं साइकिल पर तो कुछ डिस्टेंस पर जाकर वो साइकिल रुक जाती है। तो इसका भी रीज़न होता है कि वहाँ पर साइकिल के टायर्स एंड ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगती है। जब हम स्टोन्स को आपस में रब करके फायर बर्न करते हैं तो उसका भी रीज़न यही है कि जब टू स्टोन्स के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगती है तो उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वहाँ से स्पार्क निकलने लगते हैं, और इन स्पार्क्स का यूज़ करके हम फायर बर्न कर लेते हैं। सो गाइस आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट की।
गैलीलियो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नली कोई फोर्स ना लगाई जाए तो वो ऑब्जेक्ट अपने मोशन को चेंज नहीं करेगा। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा और अगर वो चल रहा है तो चलता ही रहेगा। इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने 2 इंक्लाइंड प्लेन लिए। दोनों इंक्लाइंड प्लेन सेम हाइट के थे। जब उन्होंने एक इंक्लाइंड प्लेन से एक बॉल को फ्रीली वहां से मूव कराया तो वो बॉल सेम उसी हाइट पर जाकर रुकी। अगेन उन्होंने सेकंड प्लेन को चेंज कर दिया, देन वही बॉल फिर से फर्स्ट इंक्लाइंड प्लेन से मूव कराई गई, तब वो नेक्स्ट इंक्लाइंड प्लेन पर सेम उसी हाइट तक जाकर रुका। उन्होंने फिर से प्लेन चेंज किए। इस बार बॉल को फिर से उन्होंने सेम वे में मूव कराया और अब भी बॉल सेम उसी हाइट पर जाकर रुकी। तो उन्होंने बताया कि अगर हम इंक्लाइंड प्लेन से बॉल को मूव कराते हैं और सामने अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस रख दें, इसका मतलब ये होगा कि वो बॉल इनफाइनाइटली डिस्टेंस तक मूव करती रहेगी जब तक कि उसे सेम हाइट ना मिल जाए जिस हाइट से उस बॉल को गिराकर मूव कराया गया था। इससे हमें पता चलता है ऑब्जेक्ट के मोशन में चेंज लाने के लिए हमें कोई भी एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। तो गाइस, इस समझाने के लिए न्यूटन ने गैलीलियो के फोर्स और मोशन के आइडिया को और ज्यादा स्टडी किया और उसके बाद 3 फंडामेंटल लॉज दिए जिसके बेसिस पर हमारे सारे ऑब्जेक्ट का मोशन डिपेंड करता है। तो ये लॉज हैं। फर्स्ट लॉ आपका होता है लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकंड लॉ है आपका लॉ ऑफ मोमेंटम एंड द थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। इस लॉ को हम लॉ ऑफ रिस्टोरिंग फोर्सेस भी कह सकते हैं। आगे चलते हैं और फर्स्ट लॉ के बारे में पढ़ लेते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में बना रहता है या फिर वो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है तो वो मोशन में बना रहता है जब तक कि उस पर कोई बाहर से फोर्स अप्लाई ना की जाए। इसको समझने के लिए हम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ एक्स को नीचे गिराया गया और फोर्स लगाई गई हमारा ट्रे के ऊपर, जिससे ये पता चला कि फोर्स की वजह से ट्रे में तो मोशन आया बट एक्स में मोशन नहीं आया और वो एक्स सीधे टम्बलर के अंदर गिर गए। इस चीज का रीजन है इनर्शिया। इनर्शिया की वजह से वो एक्स रेस्ट में रहे बट ट्रे मोशन में आ गई जिस वजह से एक्स टम्बलर के अंदर गिर जाते हैं। इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो या तो अपने आप को मोशन में बनाए रखे या फिर अपने आप को रेस्ट में बनाए रखे। मींस वो चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन को अपोज करती है। गाइस, यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, इनर्शिया इज नॉट एनी फोर्स। ये एक ऑब्जेक्ट की नेचुरल टेंडेंसी है जिस वजह से वो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो अपने आप को रेस्ट में बनाए रखने की कोशिश करेगा और अगर वो ऑब्जेक्ट मोशन में है तो अपने आप को उसी मोशन में बनाए रखने की कोशिश करेगा। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं इनर्शिया और मास की। कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो कंटिन्यूसली रेस्ट में रहेगी और अगर बॉडी मोशन में है तो वो कंटिन्यूसली मोशन में रहेगी और इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इनर्शिया। एक्चुअली इनर्शिया के 3 टाइप्स हैं जिसमें फर्स्ट टाइप होगा आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मींस अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही बना रहेगा। सेकंड आपका इनर्शिया ऑफ मोशन। मींस अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में ही बना रहेगा। और लास्ट है आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मींस अगर कोई ऑब्जेक्ट लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो वो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन मोशन के लिए लेफ्ट टू राइट ही रहेगी, वो चेंज होकर राइट टू लेफ्ट नहीं होगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दी जाए। इसको एग्जांपल की हेल्प से समझ सकते हैं कि एक पाइल ऑफ कॉइन्स है। जैसे ही हम नाइफ की हेल्प से सबसे नीचे वाले कॉइन को हटाते हैं तो वो कॉइन तो हट जाता है, लेकिन जो ऊपर के सारे कॉइन्स हैं उस पाइल में वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से उसी जगह पर रह जाते हैं। एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं कि इस कार में जो जिराफ बैठा हुआ है, जैसे ही गाड़ी टकराती है तो गाड़ी तो रेस्ट में आ जाती है लेकिन जो जिराफ इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से आगे की तरफ खिसक जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका वही एग्जांपल कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से आपके एक टम्बलर के अंदर गिर जाते हैं जब हम फोर्स लगा के ट्रे को हटाते हैं। और एक्स का टम्बलर के अंदर गिरने का रीजन है कि उनके अंदर कुछ मास है। सो गाइस, हम कह सकते हैं कि इनर्शिया की मेजर करने के लिए हमें मास पता होना चाहिए। जो ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा भारी होगा उसका इनर्शिया उतना ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं कि अगर कोई एक छोटी सी कार है और
एक इंजन ऑफ ट्रेन है तो हम इंजन ऑफ ट्रेन को पुश करके आगे नहीं खिसका सकते, लेकिन कार को पुश करके आगे खिसका सकते हैं बिकॉज इंजन ऑफ ट्रेन इज वेरी मच हैवियर देन कार। ज़्यादा मास होने की वजह से ट्रेन का इनर्शिया ज़्यादा है एंड कार का इनर्शिया कम। नेक्स्ट एग्जाम्पल में और देखते हैं कि जब हम सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं कार में, जैसे ही कार आगे से टकराती है तो कार के अंदर बैठा ड्राइवर अपनी सीट छोड़ के आगे की तरफ आ जाता है बिकॉज इस दौरान ड्राइवर की बॉडी स्टेट ऑफ मोशन में थी और इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से वो मोशन में ही बनी रहती है और बॉडी गाड़ी से बाहर आ जाती है। कभी कभी हमने ध्यान दिया होगा अगर कार हल्के से आगे से पुश हो जाए तो इतना ज़्यादा हर्ट नहीं होता, इतना तेज स्पीड की वजह से होता है। मीन्स हम कह सकते हैं कि अगर मास को वेलोसिटी के साथ मिक्स कर दिया जाए तो कौन सी नई क्वांटिटी हमें मिलेगी। कभी कभी फुटबॉल के फील्ड में जब बॉल फुल स्पीड से किसी भी स्पेक्टेटर की तरफ आती है तो उसको वो हर्ट कर देती है, लेकिन अगर वही बॉल धीरे से किसी के मारी जाए तो वो इतना हर्ट नहीं करती। तो हम कह सकते हैं कि जब मास को वेलोसिटी के साथ मिक्स किया जाए तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। एक और एग्जांपल देखें कि बुलेट का मास बहुत कम होता है लेकिन फिर भी किसी भी पर्सन को किल कर सकती है। इसका रीज़न है कि उस बुलेट का मास कम होने के बावजूद भी उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से वो ह्यूमन की बॉडी के अंदर घुस जाती है। यानी कि यहाँ पर जो हमें नई क्वांटिटी मिलती है वो है मोमेंटम। मोमेंटम किसी भी बॉडी के मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। मोमेंटम को हम लिख सकते हैं मास इनटू वेलोसिटी। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं P इक्वल्स mv। यहाँ पर मोमेंटम को रिप्रेजेंट किया जाता है P से, और इस तरीके से मोमेंटम की जो ऐसा यूनिट बनेगी वो बनेगी मास के लिए किलोग्राम एंड वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड, मीन्स किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। एक और इमेज में देखते हैं कि जब इस पर्सन ने धीरे से उसको पुश किया तो वो इतना ज़्यादा ऊंचा नहीं गया, लेकिन जब पर्सन ने सेम हैमर से ज़्यादा वेलोसिटी के साथ उसको पुश किया तो वो बॉल बहुत ऊंची हाइट तक जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मास एंड वेलोसिटी के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन जुड़ा हुआ है। आगे चलते हैं और इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं कि हम कार के मोमेंटम में कितना चेंज आएगा जिस कार का मास 15,000 kg है और उसकी स्पीड इंक्रीज होकर 36 किलोमीटर पर आवर से 72 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमको कार का मास दिया है 15,000 kg, इनिशियल वेलोसिटी कार की 36 किलोमीटर पर आवर। हमने इसको शॉर्टकट मेथड से मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया, वैल्यू इज 10 मीटर पर सेकंड। Final velocity is 72 km per hour and that is equal to 20 meter per second. Now we have to find change in momentum. Change in momentum means हमें पहले initial momentum निकालना होगा, then final momentum निकालना होगा, then उनका different हमें find out करना होगा। तो उसके लिए हम पहले फॉर्मूला लिखते हैं। As we know that momentum equals to mass into velocity। तो हम फाइंड करेंगे इनिशियल मोमेंटम, that is pi, I for initial equals to mu, because इनिशियल मोमेंटम है तो यहाँ पर हम इनिशियल वेलोसिटी लेंगे। अब हम इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। मास है 15,000 kg एंड इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। फर्दर सॉल्विंग वी गेट 1,50,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। नाउ वी विल फाइंड फाइनल मोमेंटम, that is pf, f फॉर फाइनल, एंड यहाँ पर हम फाइनल वेलोसिटी लेंगे क्योंकि हमें मोमेंटम फाइनल निकालना है। नाउ हम इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं। मास इज 15,000 kg बट फाइनल वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर फर्दर सॉल्विंग वी गेट 3 लाख किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब हम बात करते हैं चेंज इन मोमेंटम की, मीन्स फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। हम इसको सॉल्व करेंगे, हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। देन आफ्टर सॉल्विंग हमें चेंज इन मोमेंटम की जो वैल्यू मिलती है वो है 1,50,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इससे हमें पता चला कि उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को 36 किलोमीटर पर आवर से चेंज कर 72 किलोमीटर पर आवर में लाने के लिए हमें 1,50,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड का मोमेंटम अप्लाई करना होगा। सो गाइस हम आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। तो सेकंड लॉ कहता है कि द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम
इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। मीन्स जितना फोर्स अप्लाई किया जाता है उसी फोर्स के अकॉर्डिंग किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में चेंज आता है। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कुछ लोग कार को पुश कर रहे हैं। कार को पुश करने का रीजन यही है कि पहले कार का मोमेंटम था 0, उन्होंने फोर्स अप्लाई किया, फोर्स से कार का मोमेंटम 0 से बढ़कर नॉन जीरो वैल्यू हो गया और इस वजह से कार का इंजन स्टार्ट हो पाया और वो आगे तक बढ़ पाई। मींस कार को मोशन में लाने के लिए हमने मोमेंटम चेंज किया। आपने ध्यान दिया हो, जब भी प्लेयर्स किसी बॉल को कैच करते हैं तो कैच करने के साथ साथ वो अपने हैंड्स को पीछे की तरफ ले जाते हैं। रीजन यही है कि जो बॉल ने मोमेंटम चेंज किया है उस मोमेंटम चेंज के रेट को हम कम कर देते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि हाई जंप में एथलीट की लैंडिंग के लिए कुछ मैट्रेस लगा दिए जाते हैं। रीजन इसका यही है कि मैट्रेस लगाने से द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम कम हो जाता है और जब एथलीट मैट्रेस पर लैंड करता है तो वो कम फोर्स उस मैट्रेस पर लगाता है और जिस वजह से उसकी बॉडी सेफ रहती है। एक और एग्जांपल देख सकते हैं कि जब कराटे मास्टर किसी भी स्लैब पर कराटे चॉप लगाता है तो वो बहुत तेजी के साथ अपना मोमेंटम तो 0 कर लेता है और अपने हाथ का मोमेंटम ट्रांसफर कर देता है उस स्लैब पर, जिस वजह से वो स्लैब टूट जाती है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि मोमेंटम में जो चेंज होता है उसका रेट डिपेंड करता है कि कितनी फोर्स लगाई गई है, या हम कह सकते हैं कि जितने रेट से मोमेंटम चेंज होता है उतनी ही ज्यादा फोर्स उस ऑब्जेक्ट से अप्लाई होती है। आगे चलते हैं और सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हम न्यूमेरिकली सॉल्व कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि इनिशियल मोमेंटम होता है mu एंड फाइनल मोमेंटम होता है mv। तो चेंज इन मोमेंटम जो होगा वो होगा p1 माइनस p2 मीन्स फाइनल मोमेंटम एंड इनिशियल मोमेंटम का डिफरेंस। हम लिख लेते हैं वैल्यूज को mv माइनस mu मीन्स फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। m को जब हम कॉमन ले लेते हैं अब लिख लेते हैं m मल्टीप्लाइड बाय v माइनस u। अब हम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम को लिख लेते हैं m मल्टीप्लाइड बाय v माइनस u ओवर t। टाइम मीन्स हमें रेट निकालना है, किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर उस चेंज को निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। और अब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो हम जानते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी हटाने के बाद इक्वल के साथ एक कांस्टेंट आता है और हमने यहाँ पर वो कांस्टेंट लिया है k। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं v माइनस u ओवर t इक्वल्स टू द एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन इज प्रेजेंटेड बाय a। तो हम इसको चेंज कर लेते हैं f इक्वल्स kma। k की वैल्यू निकालने के लिए कह सकते हैं कि व्हेन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन 1 kg ऑफ ऑब्जेक्ट टू प्रोड्यूस 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑफ एक्सेलरेशन देन द वैल्यू ऑफ k इज 1। तो अब इस वैल्यू ऑफ k को हम पुट करते हैं तो हमें मिलता है f इक्वल्स ma। दैट इज द न्यूमेरिकल फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सो गाइज इसको हम समझने के लिए एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमेरिकल है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसी भी बॉल का दे रखा है हमें। बॉल का मास है 20 ग्राम। वो बॉल एक लॉन्ग टेबल पे मूव कर रही है तो हमें निकालना है कि कितनी फोर्स टेबल एग्जर्ट करेगी कि वो बॉल रेस्ट में आ जाए। तो यहाँ पर टेबल फोर्स एग्जर्ट कर रही है, दैट मीन्स टेबल की वजह से बॉल पर फ्रिक्शन फोर्स लग रही है। तो हमें यही फोर्स निकालनी है। तो हमें दिया हुआ है कि मास ऑफ बॉल है 20 ग्राम, इसको हम केजी में लिख लेते हैं, दैट इज 0.02 केजी। ग्राफ से ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड एंड फाइनल वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकेंड। और जो बॉल ने रेस्ट पर आने के लिए जो टाइम लिया है वो है आपका 10 सेकेंड्स। नाउ अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन वी नो दैट F इक्वल्स ma। a को हम चेंज करके v माइनस u ओवर t रख लेते हैं। नाउ हम इन सारी क्वांटिटीज की वैल्यूज को पुट कर देते हैं। m जो है मास उसकी वैल्यू है 0.02 kg, v की वैल्यू होगी 0, u की वैल्यू होगी 20 एंड टाइम होगा हमारा 10 सेकेंड। फर्दर सॉल्विंग हमें वैल्यू मिलती है 0.04 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू द माइनस 0.04 न्यूटन। यहाँ माइनस साइन ये शो करता है कि ये फोर्स टेबल ने
बॉल पर लगाई है, दैट मीन्स ये फ्रिक्शन फोर्स है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है। तो हम कह सकते हैं जो टेबल ने बॉल पर फोर्स लगाई वो है 0.04 न्यूटन्स। गाइज आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल की हेल्प से इसे समझने की कोशिश करते हैं कि एक कांस्टेंट फोर्स जो एक्ट कर रही है 5 kg की बॉल पर 2 सेकंड्स तक, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड से चेंज होकर 7 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि उस वेलोसिटी को चेंज करने में जो फोर्स लगी वो कितनी होगी। क्वेश्चन में आगे भी दिया हुआ है कि अगर फोर्स अप्लाई की जाए 5 सेकंड्स तक, मींस अगर वही सेम फोर्स अप्लाई की जाए 5 सेकंड्स तक, तो उस ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो इसके लिए हम लिख लेते हैं कि मास ऑफ बॉल इज 5 kg एंड द टाइम टेकन बाय द बॉल टू कम एट रेस्ट इज 2 सेकंड्स। इनिशियल वेलोसिटी है बॉल की 3 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी है बॉल की 7 मीटर पर सेकंड। अब हमें फाइंड आउट करना है फोर्स। अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इक्वल्स ma, और इसको हम चेंज करके लिख सकते हैं m मल्टीप्लाइड बाय v माइनस यू ओवर टी, बिकॉज द वैल्यू ऑफ a इज v माइनस यू ओवर टी। नाउ हम वैल्यूज पुट करेंगे, m की वैल्यू है 5 kg, v की वैल्यू है 7 मीटर पर सेकंड, दैट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, माइनस 3 दैट इज द वैल्यू ऑफ u, एंड डिवाइडेड बाय 2 दैट इज द वैल्यू ऑफ टाइम। फर्दर सॉल्विंग हमें मिलता है 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, विच इज इक्वल टू द 20 न्यूटन, बिकॉज न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। अब हम क्वेश्चन का अनदर पार्ट सॉल्व करेंगे। इसमें दिया गया है कि फोर्स को अगर 5 सेकंड्स तक लगाया जाए तो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन को दोबारा से लिख लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर जहां पर होगा v इक्वल्स यू प्लस एफ टी ओवर एम। अगेन हम वैल्यूज पुट करेंगे और आफ्टर सॉल्विंग हमें मिल जाता है 30 मीटर पर सेकेंड। मीन्स हम कह सकते हैं कि जो फोर्स अप्लाई की गई थी वो तो थी 20 न्यूटन, जिससे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड से 2 सेकेंड के अंदर ही 7 मीटर पर सेकेंड हो गई। अगर यही 20 न्यूटन की फोर्स 5 सेकेंड्स तक उस बॉल पर लगाई जाए तो 5 सेकेंड्स बाद उस बॉल की वेलोसिटी 13 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। सो गाइस, अब हम आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि हर एक एक्शन का ऑपोजिट और इक्वल रिएक्शन होता है। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि जब एक फुटबॉल प्लेयर कहीं और देखते हुए भागता है तो वो दूसरे फुटबॉल प्लेयर से टकरा जाता है, और दोनों ही प्लेयर को सेम फोर्स के साथ हर्ट होता है। इसका रीजन यही है कि जब फर्स्ट प्लेयर सेकंड प्लेयर पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, सेम वही फोर्स सेकंड प्लेयर फर्स्ट प्लेयर पर अप्लाई करेगा। दिस इज कॉल्ड द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। दैट मीन्स देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन। मीन्स जब कहीं पे हम फोर्स लगाएंगे तो उस ऑब्जेक्ट से वापस भी हमें फोर्स मिलेगी। एक और एग्जांपल देखते हैं कि जब हम गन से कोई भी बुलेट को फायर करते हैं तो वो गन पीछे की तरफ रिकॉइलिंग करती है। इसका भी रीजन यही है कि जैसे ही गन के बैरल से वो बुलेट बाहर जाती है तो बाहर जाने के साथ साथ गन पीछे की तरफ हो जाती है। दिस इज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जब हम सड़क पर चलते हैं तो सड़क पर हम अपने पैरों से फोर्स लगाते हैं, ग्राउंड सरफेस वापस इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में हम पर फोर्स लगाता है, जिस वजह से हम आगे मूव कर जाते हैं। एक और एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे कि जब कोई भी सेलर अपनी बोट से वापस लैंड पर आता है तो वो अपनी बोट पर फोर्स लगा के आगे की तरफ जंप करता है, जिस वजह से बोट तो पीछे हो जाती है एंड बोट की जो फोर्स होती है वो फोर्स उस सेलर को आगे की तरफ पुश कर देती है। तो इस तरह से हम पता चलता है यहाँ भी एक्शन फोर्स उस सेलर ने लगाई बोट पर और बोट ने रिएक्शन फोर्स लगा के उस सेलर को आगे कर दिया। गाइस, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स हमेशा दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे लगती है। आगे चलते हैं और थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कुछ और एप्लीकेशंस को समझ लेते हैं। जब कोई भी फायरमैन फायर होज को पकड़ता है तो उसको फायर होज को पकड़ने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी महसूस होती है। इसका रीजन यही है कि उस वाटर होज को पकड़ने के बाद जब उस होज से वाटर एग्जर्ट होता है, वाटर इजेक्ट होता है, तो वाटर इजेक्ट होने के साथ साथ उस होज पर पीछे की तरफ फोर्स लगती है। हम कह सकते हैं कि जब वाटर उस होज से इजेक्ट हुआ तो उसने एक्शन फोर्स लगाई और उस एक्शन की वजह से इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन पीछे की तरफ होज पर लगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि जब स्विमर वॉल को पुश करते हैं तो वॉल तो पीछे की तरफ पुश होती नहीं है, लेकिन इक्वल
एंड ऑपोजिट फोर्स वॉल की वजह से स्विमर की बॉडी पर आ जाती है और स्विमर वाटर में आगे की तरफ तेजी से बढ़ जाता है। इसको हम एक एक्टिविटी की हेल्प से समझ सकते हैं कि एक बॉटल के अंदर वाटर फिल किया, उसमें फिर हमने गैस फिल की। गैस फिल करने के बाद जैसे हम ढक्कन को ओपन करते हैं तो वो एक रॉकेट की तरह ऊपर जाती है। इसका मतलब ये हुआ बॉटल से निकलने वाला वाटर फोर्स लगाता है बॉटल पे और बॉटल इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाती है वाटर पे। क्योंकि बॉटल का मास कम है इस वजह से बॉटल ऊपर की तरफ उठ जाती है। सेम यही प्रिंसिपल यूज होता है रॉकेट्स में। रॉकेट्स के पीछे से जो थ्रस्ट होता है वो नीचे की तरफ फोर्स लगाता है और थ्रस्ट की वजह से रॉकेट पर ऊपर की तरफ फोर्स लगती है, जिस वजह से रॉकेट ऊपर उठ जाता है। इसको समझने के लिए हम थोड़ा डिटेल में देख सकते हैं कि ग्रेविटी नीचे की तरफ फोर्स लगाती है लेकिन थ्रस्ट रॉकेट को ऊपर की तरफ उठाता है और इनकी जो नेट फोर्स होती है वो थ्रस्ट की फोर्स ज्यादा होने की वजह से रॉकेट ऊपर की तरफ उठ जाता है। सो आई होप गाइज ये आपका क्लियर हो गया होगा कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन, और एक्शन रिएक्शन फोर्स कभी भी सेम ऑब्जेक्ट पर नहीं लगती, वो हमेशा दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर लगती हैं। यहाँ बात सोचने वाली है कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहा है और सेम वही इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स पहले ऑब्जेक्ट पर लग रही है तो इस तरीके से ये फोर्स एक दूसरे को मोशन में ला रही है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर उनकी फोर्सेस कंजर्व हो गई हैं। तो बात कर लेते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। मोमेंटम मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट की फोर्स चेंज इन मोमेंटम पे डिपेंड करती है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि सम ऑफ मोमेंट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स बिफोर कोलिजन इक्वल होगा सम ऑफ मोमेंटा आफ्टर कोलिजन, जहां पर कंडीशन है कि कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई ना हो। मींस अगर दो ऑब्जेक्ट्स की आपस में टक्कर हो रही है तो टक्कर से पहले जो उन दोनों ऑब्जेक्ट्स का मोमेंटम था वही मोमेंटम टक्कर के बाद भी रहेगा। इसको समझने के लिए अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। दो बॉल्स हैं जिनमें एक बॉल का मास है ma, दूसरी बॉल का मास है mb रेस्ट पर है, ma मोशन में। जैसी वो टकराती हैं ma रेस्ट पर आ जाती है और mb मोशन में आ जाती है। मींस ma अपनी u वेलोसिटी से चली, mb अपनी u वेलोसिटी पर थी। ma और mb की जब टक्कर हुई ma की वेलोसिटी चेंज होकर v हो गई और mb की वेलोसिटी भी चेंज होकर v हो गई। सो हम कह सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल a इज इक्वल टू द ma va माइनस ua अपॉन t। मींस जो फोर्स बॉल a ने बॉल b पर लगाई दैट इज fab एंड इक्वल टू ma va माइनस ua अपॉन t। सिमिलरली द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल b इज इक्वल टू mb vb माइनस ub ओवर t। मींस बॉल b ने जो बॉल a पर रिएक्शन फोर्स लगाई दैट इज fba। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम जानते हैं देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन। मींस बॉल a ने जो बॉल b पर फोर्स लगाया वो उतना ही फोर्स होगा जितना बॉल b रिएक्शन फोर्स बॉल a पर लगाएगी। तो हमने लिख लिया है fab इक्वल्स माइनस fba। यहाँ माइनस साइन हमने इसलिए लिया है बिकॉज डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो होगी वो ऑपोजिट होगी। हम इनकी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। F मीन्स फोर्स, दैट मीन्स चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल A इक्वल्स टू द नेगेटिवली चेंज ऑफ मोमेंटम इन बॉल B। यहां पर हम इनको सॉल्व करते हैं तो T से T कैंसिल हो जाता है, हमें मिलती है वैल्यू MAVA माइनस MAUA इक्वल्स नेगेटिवली MBVB प्लस MBUB। इनकी पोजीशन को रिप्लेस करते हैं तो हमें मिलती है वैल्यू इस तरह से, और इसको हम लास्ट में कह सकते हैं MAUA प्लस MBUB दैट इज द सम ऑफ मोमेंटम ऑफ बोथ balls before the collision equal to the sum of momentum of both balls after collision। तो ये हमारे सेटिस्फाई करता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो इससे हमें पता चलता है टोटल मोमेंटम जो होता है दो ऑब्जेक्ट का वो हमेशा कोलिजन की वजह से कंजर्व हो जाता है। मींस अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर अपना मोमेंटम ट्रांसफर कर रहा है तो दूसरे ऑब्जेक्ट में सेम वही मोमेंटम रिसीव होगा। एक्चुअल में कंजर्वेशन लॉज को हम प्रूफ नहीं कर सकते, बस हम इनकी वैलिडिटी को चेक कर सकते हैं या फिर हम इनको डिसप्रूव कर सकते हैं। सो गाइस हम आगे चलते हैं, कंजर्वेशन मोमेंटम को एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि एक बुलेट जिसका मास 20 ग्राम है
उसको फायर किया गया है 150 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और जिस पिस्टल से उसको फायर किया गया है उस पिस्टल का मास है 2 kg। तो हमें फाइंड आउट करनी है रिकॉइल वेलोसिटी क्या होगी। मींस अगर बुलेट आगे की तरफ जाती है तो गन कितनी वेलोसिटी के साथ पीछे की तरफ जाएगी। तो यहां पर हमें दिया गया है मास ऑफ बुलेट दैट इज 20 ग्राम एंड इन kg ये होगा आपका वैल्यू 0.02 kg एंड द मास ऑफ गन इज 2 kg। हम जानते हैं फायरिंग से पहले बुलेट एंड पिस्टल दोनों ही रेस्ट पर थे, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज 0 एंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल इज ऑल्सो 0। फायरिंग के बाद बुलेट की स्पीड हो जाती है 150 मीटर पर सेकेंड। हमें फाइंड आउट करना है कि फायरिंग के बाद रिकॉइल वेलोसिटी जो होगी पिस्टल की वो क्या होगी। मींस जब बुलेट आगे जाती है तो रिएक्शन फोर्स की वजह से गन कितना पीछे होगी। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन को, और इसके अकॉर्डिंग टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। तो बिफोर फायरिंग मोमेंटम के लिए हम लिख लेते हैं m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2, जहां 1 आपका बुलेट है एंड 2 आपकी पिस्टल है। तो वैल्यूज को पुट करते हैं। यहां पर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल दोनों 0 हैं। फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट 150 मीटर पर सेकेंड एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल जो कि रिकॉइल वेलोसिटी होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है, तो उसको हम v मान लेंगे। फर्दर सॉल्विंग हमें मिलती है 0 इक्वल्स 3 प्लस 2v, और इसको लास्ट में सॉल्व कर दे तो हमें वेलोसिटी ऑफ पिस्टल मिलेगी दैट इज रिकॉइल वेलोसिटी, वो मिलेगी -1.5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ माइनस सिंबल हमें शो करता है कि वेलोसिटी ऑफ पिस्टल इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो हम कह सकते हैं द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल इज 1.5 मीटर पर सेकेंड। सो गाइस हम सारे लॉज को एक बार दोबारा से सम अप कर लेते हैं। जहां आपका फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ इनर्शिया, मींस कोई भी ऑब्जेक्ट अपने मोशन को तब तक चेंज नहीं कर सकता जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए, और वो अपनी मोशन में इसीलिए ही बना रहता है क्योंकि उसके मास की वजह से उस ऑब्जेक्ट के अंदर इनर्शिया होती है। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर बना रहेगा रेस्ट ऑफ इनर्शिया की वजह से, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में बना रहेगा इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। सेकंड लॉ था आपका लॉ ऑफ मोमेंटम, मीन्स द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में चेंज आ रहा है और ये मोमेंटम चेंज बहुत तेजी से हो रहा है तो उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगी। अगर वो मोमेंटम में चेंज बहुत धीरे धीरे हो रहा है तो उस ऑब्जेक्ट के द्वारा फोर्स कम लगेगी। एंड थर्ड लॉ था आपका लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, मीन्स हर एक एक्शन का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। इस लॉ को हम कह सकते हैं लॉ ऑफ रिस्टोरिंग फोर्सेस, मीन्स यहाँ पर हमारी फोर्स रिस्टोर हो जाती है, यानी कि अगर हम किसी वॉल को पुश करेंगे तो वो वॉल हमारे ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स वापस पुश कर देगी। सो गाइस दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा। चैनल में बने रहिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें।